नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अलग से कहीं भी बजट के बारे में पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, नहीं कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो आप ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको अलग से बजट के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो फ्री PDF आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन जब डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पे मेनू में एक जगह स्टडी मटेरियल लिखा रहता है। स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो जितने भी फ्री PDF है, चाहे आप इकोनॉमिक सर्वे के हो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने फ्री PDF दिखेंगे वहीं पे आपको बजट नाम से भी PDF मिलेगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम में भी अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा सिर्फ 2799 में। अभी ऑफर चल रहा है। और पंचायती राज ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण विकास और आजीविका का पैकेज लेना चाहते हैं तो इसमें भी ऑफर चल रहा है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अलग से सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे सिर्फ छत्तीसगढ़ लेना चाहें, सिर्फ इंडिया GS लेना चाहें, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग लेना चाहें, तो ऐसे भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। एप्लीकेशन में हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का डेमो अवेलेबल है। डेमो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो वहीं पे पे नाउ का ऑप्शन रहता है। पेमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई सा भी क्लास आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास होता है और हर टाइम आपको अपडेट भी मिलते रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ बजट 2022-23। बजट के बारे में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट में क्या होता है कि भविष्य में जो आगामी वर्ष है उसमें हम क्या क्या काम करने वाले हैं, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, कौन कौन सी योजनाओं को हम फ्यूचर में करेंगे, है ना, इन सब के बारे में जो उल्लेख होता है उसको हम कहते हैं बजट। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में हमने पिछले साल क्या क्या किया उसका जो लेखा जोखा होता है वो पढ़ते हैं, और बजट में हम भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बजट के बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करते हैं। बजट में बस ये आपको याद रखना है कि बजट पेश कौन करता है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, चाहे केंद्र के संदर्भ में बात करें या राज्य के संदर्भ में बात करें, जो वित्त मंत्री होता है वो बजट पेश करता है। तो छत्तीसगढ़ का जो वित्त मंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी ही हैं। तो भूपेश बघेल जी ने ये बजट पेश किया। कब पेश किया? 9 मार्च 2022 को ये बजट पेश किया गया और भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये चौथा बजट है। तो भूपेश बघेल का ये चौथा बजट है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो ये 22वां बजट है, लेकिन आपको याद रखना है कि भूपेश बघेल कार्यकाल का ये चौथा बजट है। अब ये इमेज मैंने टैबलेट से बनाकर अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट से बात करें तो इसमें खास बात ये है कि ये जो ब्रीफकेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी बजट पेश किया जाता है तो ब्रीफकेस जो है वो चमड़े का बना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ बजट में इस बार याद रखेंगे तो ये जो ब्रीफकेस है वो गोबर से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस ब्रीफकेस में लिखा हुआ है यहाँ पे बीचों बीच गोमय वस्ते लक्ष्मी। क्या लिखा हुआ है? गोमय वस्ते लक्ष्मी। संस्कृत का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इस ब्रीफकेस को बनाया किसने? इस ब्रीफकेस को रायपुर गोकुल धाम गौठान में काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह, जिस महिला स्व सहायता समूह का नाम है एक पहल, इनकी महिलाओं के द्वारा ये तैयार किया गया। ठीक है, तो महिला स्व सहायता समूह जो रायपुर के हैं जिनका नाम है एक पहल, उन्होंने ये जो सूट केस है वो तैयार किया है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अंदर का जो पूरा भाग है तो गोबर से बना है, जो महिला स्व सहायता समूह एक पहल के द्वारा तैयार किया गया, लेकिन जो बाहर का जो ये जो कॉर्नर है जो पूरे बैग को होल्ड करके रखता है और ये जो हैंडल है ना, इसको किसने तैयार किया गया? अगर ऐसा एग्जाम द्वारा पूछा जाए तो इस ब्रीफ केस के हैंडल और कॉर्नर को कोंडागांव के बस्तर आर्ट के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया। ये जो हैंडल है, कॉर्नर है, इसको कोंडागांव के बस्तर आर्ट के कारीगर द्वारा तैयार किया गया। और ब्रीफ केस को किसने तैयार किया? महिला स्व सहायता समूह रायपुर एक पहल ने तैयार किया। और भूपेश बघेल कार्यकाल का कौन सा? चौथा ये बजट है। और बजट को कब प्रस्तुत किया गया? 9 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया गया। तो इतने सारे पॉइंट्स इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री बजट गोबर के बने ब्रीफकेस से प्रस्तुत किया है। और भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह में ये बजट को प्रस्तुत किया गया, जिसमें से आपको ये याद रखना है कि ये जो बजट है छत्तीसगढ़ मॉडल के उद्देश्यों पर आधारित है।
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बजट में क्या कहा वो आप देख सकते हैं। अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने के पूर्व मैं युद्ध की विभीषिका से आशंकित संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना यजुर्वेद की इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ उन्होंने बोला वो कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद से लिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से वेद से लिया गया था जो भाषण में मुख्यमंत्री ने पंक्ति बोला, तो याद रख लेंगे यजुर्वेद। क्या ये पंक्ति है? ओम विश्वानी देव सवितः दुरितानि परसु यत भद्रम तत् न आसू। तो ये पंक्तियाँ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हैं। यजुर्वेद अच्छे से याद रखेंगे कि यजुर्वेद की पंक्तियों को मुख्यमंत्री ने बजट जब शुरू किया तो इस्तेमाल किया था। अब हम बजट को एक नज़र में देख लेंगे कि कितना आय कितना व्यय, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं बजट का, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। तो बजट का जो अनुमान लगाया गया है 2022-23 में कुल आय का, वो कितना लगाया गया है? जितनी भी राशि है यहाँ पे लिखा हुआ है करोड़ में है। जैसे ये 1,04,000 है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 लाख है, 1,04,000 करोड़ है। ठीक है, तो कुल आय बजट में कितना अनुमानित है? 1,04,000 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कुल व्यय है, ये भी है 1,04,000 करोड़। तो दोनों को अलग से याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, आय व्यय इस बार समान। ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना कितना है ये आप देखेंगे। राजस्व व्यय है 88,372 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 15,241 करोड़। तो अगर आपको राजस्व व्यय नहीं पता, पूंजीगत व्यय नहीं पता, तो आप जो मेरा अलग से क्लास है आपका भारत का अर्थव्यवस्था, है ना, तो उससे आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या होता है राजस्व व्यय। विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है ना, जितने भी सरकारी जगह सरकार खर्च करता है, सब्सिडी वगैरह देता है, तो वो हो जाता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय वो होता है जिस पे सरकार कुछ लाभ कमाने के लिए व्यय करता है, मतलब कोई स्थायी संपत्ति बनाता है जिससे बाद में सरकार को पैसा भी वापस मिल जाता है, तो वो होता है पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय में ऐसा नहीं होता, राजस्व व्यय में पैसा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो अपने सरकारी काम के लिए खर्च करता है, सब्सिडी देने के लिए खर्च करता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय है 88,372 करोड़, पूंजीगत व्यय है 15,241 करोड़। और अगर घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर राजस्व आधिक्य या घाटा की हम बात करें, तो आपको इस बार याद रखना कि आधिक्य में 702 करोड़ अनुमानित है और सकल वित्तीय घाटा या राजकोषीय घाटा पूछा जाए तो 14,600 करोड़ है। यहाँ पे ये जो दो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल आय 1,04,000 अनुमानित है और कुल व्यय भी सेम है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रवार व्यय कितना अनुमानित है ये हम देख लेते हैं। क्षेत्रवार व्यय मतलब जैसे पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है, ये हमने देख लिया। लेकिन क्षेत्रवार जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए कितना व्यय किया जाएगा, सामाजिक क्षेत्र में कितना, आर्थिक क्षेत्र में कितना, तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में व्यय 40%, सामाजिक क्षेत्र में व्यय है 37%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को एक बार आप ध्यान में रख सकते हैं 33% व्यय। आगे बढ़ते हैं, फिर सामाजिक क्षेत्र में स्कूल शिक्षा में कितना परसेंट, जो जितना भी व्यय है उसका हम परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसा जो है जा रहा है। तो स्कूल शिक्षा क्षेत्र में 15.9%। उसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति विकास स्वास्थ्य, इसमें अनुसूचित जनजाति विकास में 2.3, स्वास्थ्य में 6.1, महिला बाल विकास में 2.2। ये जो एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे रिंग मार रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्कूल शिक्षा में 15.9%, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में 5.0%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 8.5, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सिंचाई में याद रख सकते हैं 3.2%। ठीक है, तो अगर वह एक नज़र में हम देखें तो स्कूल एजुकेशन में जो हमने परसेंटेज देखा था, यहाँ पे उसका अमाउंट लिखा हुआ है 16,522, है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना हुआ और अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आर्थिक स्थिति स्थिर भाव पर अग्रिम अनुमान। ये सारे टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण में हम और पढ़ेंगे, है ना, और ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो इसमें इसके बारे में लिखा हुआ, इसलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। आर्थिक विकास दर छत्तीसगढ़ का इधर है और इधर राष्ट्रीय मतलब भारत का है। आर्थिक विकास दर कितना है? 11.54 अनुमानित है और भारत में 9.2 मतलब 9.2
कृषि विकास दर छत्तीसगढ़ में 3.88, राष्ट्रीय स्तर पर 3.9, औद्योगिक विकास दर 15.44, राष्ट्रीय स्तर पर 11.8%। तो यहाँ पे जो कृषि विकास दर हो एकदम अच्छे से याद रखेंगे। जनरली कृषि विकास दर पूछा जाता है, कितना है 3.88%। और प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय कितना है 1,18,401, ये अनुमानित है। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर 1,50,336। ठीक है, छत्तीसगढ़ का याद रखेंगे 1,18,401 प्रति व्यक्ति आय। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर यहाँ पर बताया गया है। प्रचलित भाव में अगर अब ग्रोथ की बात करें तो 13.60%। प्रचलित भाव जनरली पूछा नहीं जाता, हमेशा स्थिर भाव के बारे में पूछा जाता है। बस एक बार पढ़ के बता देता हूँ, इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो अनुमानित है यहाँ पे 4,61,000। और अलग अलग क्षेत्र में वृद्धि कितना अनुमानित है प्रचलित भाव पर। सर्विस मतलब सेवा क्षेत्र में 11.3, इंडस्ट्री मतलब उद्योग क्षेत्र में 17.3, एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र में 8.9। और अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना % वृद्धि हुआ है 11.93% वृद्धि के साथ 1,18,401 ये अनुमानित है। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है 1,18,401, ये अच्छे से याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। जनरली प्रति व्यक्ति आय पूछा ही जाता है, कितना है 1,18,401। अब अगला टॉपिक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बजट का। बजट में 10 नई घोषणाएं की गई हैं, और ये जो 10 नई घोषणाएं हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अगर बजट से क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है कि इसी से ही सबसे ज़्यादा आने को चांसेस हैं। सबसे पहला है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना। ये योजना पहले से ही चल रहा है, इसमें कुछ अपडेशन किया गया है ना इस बजट में। देखिए, ये जो योजना है भूमिहीन कृषि न्याय, इसके शब्द में ही इस योजना का अर्थ छुपा हुआ है। भूमिहीन कृषि मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं होता है ना, खुद का ज़मीन नहीं है लेकिन कृषक है, किसी का ज़मीन लेके वो किसानी कर सकता है। जैसे हम गांव में सामान्य भाषा में अधिया, कट्टू, रेघा ये सब यूज़ करते हैं। आप अगर जो किसान होंगे उनको पता होगा। तो जनरली क्या होता है, किसी की भी ज़मीन, जैसे और प्रैक्टिकल शब्द में बताऊं तो रेंट में लेके जो किसानी किया जाता है ना, भूमिहीन किसान जिसके पास किसान नहीं है, उनके लिए योजना है। और पहला ऐसा होता था कि प्रति वर्ष मतलब हर साल 6,000 रुपये सरकार से सहायता राशि मिलती थी राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के तहत। अब इस वर्ष बजट में क्या किया गया है, इस वार्षिक सहायता को 1,000 बढ़ाया गया है। तो ये जो पहला बड़ा घोषणा तो ये होगा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना के तहत जो सहायता राशि है उसको बढ़ाकर 7,000 रुपये किया गया। ठीक है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा और ये याद रखना है कि इसमें और क्या अपडेट किया गया, आदिवासियों के देव स्थल पर जो पूजा करने वाले पुजारी होते थे, चाहे वो किसी भी जनजाति का हो, बैगा, गुनिया, मांझी, है ना, पुजारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्लैश करके, आदिवासी क्षेत्र में देव स्थल पर पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी जो भी हो, उनको इस योजना में शामिल किया गया है। और इसमें देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया इन सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या अपडेट किया गया है, 6,000 की जगह 7,000 मिलेगा। और आदिवासियों के देव स्थल में जो पुजारी हैं, है ना, जो बाजा मोहरिया हैं, हाट पहाड़िया है, इनको भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया। हालांकि ये सारे डेटा जो है जनरली पूछे नहीं जाते हैं, एज इट इज़ जो बजट में लिखा हुआ था वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है CGPSC और CG व्यापम, है ना। CGPSC और CG व्यापम की जितने भी परीक्षा होता है उसका शुल्क माफ़ कर दिया गया। किसके लिए, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों के जो परीक्षा शुल्क है, CGPSC और CG व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए परीक्षा शुल्क माफ़ किया गया है। ठीक है, चौथा घोषणा क्या है, नगरीय निकाय के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को 30% कम कर दिया गया। जो नगरीय निकाय की जो संपत्ति होता है, जो उसमें ऑफसेट मूल्य होता है, उसको 30% तक कम किया गया है।
विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया है। ठीक है, जस्ट डबल किया गया है। विधायक निधि को 2 करोड़ से 4 करोड़ किया गया है। पेंशन योजना को बहाल किया गया, मतलब पेंशन योजना ऐसा था कि बंद कर दिया गया था, मतलब अगर रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा ऐसा था, लेकिन इसको फिर से बहाल कर दिया गया। राज्य के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एनपीएस योजना के स्थान पर जो पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से लागू किया गया। तो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, मतलब पेंशन मिलेगा जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी उनको रिटायरमेंट के बाद। अगला है जनपद पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाया गया। जो हर महीने जनपद पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सदस्य, सबका मानदेय बढ़ाया गया। तो उनको कितना मिलता था उसको बढ़ाया गया, वो हम देखते हैं, है ना। जनपद पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अगर जनपद पंचायत के अगर सदस्य हैं तो ये पुराना मानदेय इसको नहीं पढ़ते। नवीन मानदेय मतलब कितना वृद्धि किया गया ये हम देख लेते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष को 10,000 रुपये प्रति माह, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को 6,000 रुपये प्रति माह और जनपद पंचायत के सदस्य को 5,000 प्रति माह दिया जाएगा। ये आगामी वर्ष से ये मानदेय बढ़ाया गया। ठीक है, तो कैसे याद रख लेंगे, 5, 6, 10, 5, 6, 10 इस तरीके से याद रख लेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 किया गया, 4,000 से बढ़ाकर इतना किया गया 6,000 और 1,500 से बढ़ाकर 5,000, लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो याद नहीं होगा। नवीन मानदेय याद रख लेना 5, 6, 10, सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। उसके अलावा 8वां पॉइंट है शासकीय अधिवक्ताओं, मतलब जो वकील होते हैं सरकारी वकील, उनके भी मानदेय में वृद्धि किया गया। उसके बाद अगला है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स बनाया गया। कहाँ पे, बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों और पदोन्नति का लाभ देने हेतु डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नाम से नवीन कैडर का गठन किया जाएगा। याद रखेंगे नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। किसके लिए बनाया जा रहा है, स्पेशली बस्तर संभाग में जो कार्यरत सहायक आरक्षक हैं उनको लाभ देने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। उसके बाद अगला है रेत संचरण का कार्य अब पंचायत के द्वारा ही किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पे रेत खनन का जो कार्य होता है, अवैध खनन को बढ़ावा ना मिले, इसलिए ये किया गया है कि इसका जो पूरा संचरण होगा वो पंचायत के द्वारा किया जाएगा और किसी भी पंचायत के सहमति के बिना कोई भी खदान संचालित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 नवीन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्य कुछ आकर्षक घोषणाएं जो हुई हैं उसके बारे में भी देखते हैं। नया रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, नया रायपुर में। सेवाग्राम क्या है ये हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनको सजोने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए जो अनुमानित लागत है वो 100 करोड़ रुपए है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पर व्यय करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो सेवाग्राम है वो क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए तो महात्मा गांधी के विचार एवं उनकी स्मृतियों को यहाँ पे रखा जाएगा। जो सेवाग्राम है वो कहाँ पे बनेगा ऐसा पूछा जाएगा तो नया रायपुर में, और कितनी लागत से बनेगा, तो अगर आपको पूछा जाए तो 100 करोड़ की अनुमानित लागत से ये बनेगा। अगला है छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय पहचान मिला है। ग्रामीण तथा वनांचलों में रोजगार के नए अवसर एवं ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने हेतु छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहा गया है और अच्छी पहचान मिली है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे नेशनल लेवल पे सराहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में जितने भी गोठान स्थापित किए गए हैं तो स्थापित गोठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में अब विकसित किया जाएगा। ठीक है, गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण पार्क के रूप में, ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वनोपज उत्पादों के मूल्य संवर्धन, मतलब वैल्यू एडिशन होता है, इसके लिए प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। जितने भी स्थानीय उत्पाद है, लघु वनोपज है, ठीक है, उसके वैल्यू एडिशन का काम किया जाएगा और इससे संबंधित प्रसंस्करण स्थायी इकाई स्थापित की जाएगी। इसके अलावा बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को इस माध्यम से सहयोग दिया जाएगा, इसके माध्यम से। और इस औद्योगिक पार्कों में
बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान है। तो याद इसमें क्या कह सकते हैं कि सुराजी गांव के तहत जो गौठान स्थापित किया गया है उसको कन्वर्ट किया जाएगा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। अब ये छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड क्या है? गोधन न्याय मिशन हो गया, टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन हो गया, मछली पालन हो गया, लाख उत्पादन, ये जितने भी कृषि कार्य के संबंधित है इसको कृषि के समकक्ष का दर्जा देने के लिए मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यों के क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर का सृजन हुआ है। और इनसे जितने भी उत्पादन होगा इन उत्पादनों के विपणन के कार्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपज द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से किया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ जो राज्य से संबंधित हो गया, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उसको छत्तीसगढ़ हर्बल नाम से बेचा जाएगा। और इसके विपणन का कार्य कौन करेगा? छत्तीसगढ़ लघु वनोपज करेगा। ठीक है, विपणन मतलब खरीदी बिक्री का जो भी कार्य होता है वो। और इस ब्रांड का नाम रखा गया छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड। फिर अगला है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार एवं स्वरोजगार की नवीन संभावनाओं के विकास हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए बजट में 2 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत क्या किया जाएगा? कौशल उन्नयन सिखाया जाएगा, मतलब स्किल्ड कार्यक्रम चलाए जाएंगे, रोजगार और स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत की जाएगी जिसमें 2 करोड़ का प्रावधान है। अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है? ये योजना की क्लास में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में क्या होता था, तो यहाँ पे देखिए अधिकतम लिखा हुआ है। पहले ही 10,000 रुपये मिलता था, जैसे धान में 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था, लेकिन अब अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बाद में चेंज करके 10,000 की जगह 9,000 किया गया था, तो उसका डिटेलिंग हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि बजट में कितना प्रावधान है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम, ये शब्द याद रख लेना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे अलग रहता है। अधिकतम 10,000 की सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10,152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को दी जा चुकी। इस योजना के लिए अभी का जो बजट है उसमें 6,000 करोड़ का प्रावधान है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड योजना है छत्तीसगढ़ का, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में जो 2022-23 का बजट है उसमें कितने करोड़ का प्रावधान है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 630 याद रखना करोड़, 6,000 करोड़। फिर अगला है चिराग परियोजना। इसे पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंड में क्यों स्थापित किया गया था? पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया था। पिछड़े क्षेत्र में इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना हेतु बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है। फिर अगला है कृषक समग्र विकास योजना। कृषक समग्र विकास योजना के लिए बजट में 123 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना से क्या किया जाता है? प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता किया जाता है। ठीक है, तो इस योजना के लिए 123 करोड़ का प्रावधान है। अगला है इंटीग्रेटेड पैक हाउस। इंटीग्रेटेड पैक हाउस इमेज में ऐसे आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है? ऐसा इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाता है जहाँ पे जो फूड वगैरह हैं, जहाँ फल फ्रूट हैं, जो खाद्य पदार्थ जितने भी, वो काफ़ी देर तक सुरक्षित रहे, मतलब उसका भंडारण और उसकी सुरक्षा का व्यवस्था किया जाता है। तो कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता वृद्धि करने के लिए दुर्ग जिले में, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड पैक हाउस कहाँ पे बनेगा? दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए बजट में 24 करोड़ का प्रावधान है। क्या क्या याद रखेंगे? दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा ताकि भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। और कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? गामा विकिरण का उपयोग किया जाएगा और बजट में 24 करोड़ का प्रावधान है। इतना 2-3 लाइन याद रखेंगे आज और आपको हो जाएगा, बन जाएगा। अगला है फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला। ये क्या चीज़ है? इसको हम देखते हैं। खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच करने के लिए, जितने भी खाद्य पदार्थ उसमें कीटनाशक यूज़ होता है तो उसको बारीकी से जांच करने के लिए ये प्रयोगशाला बनाया जा रहा है।
फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला। राज्य सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच करने के लिए। इसको NABL से मान्यता प्राप्त है। NABL मतलब होता है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, है ना, मतलब राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोषण प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, ऐसा यहाँ पे फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो याद रख सकते हैं, हालांकि गुंजाइश नहीं है कि इसके बारे में पूछा जाए। तो इसको यहाँ से मान्यता प्राप्त फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इससे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, इसका आर्थिक लाभ किसानों को मिलेगा और इसके लिए बजट में 1,50,00,000 का प्रावधान है, मतलब 1.5 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, निर्यात और किसानों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट होगा तो निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा और बजट में 1.5 करोड़ का प्रावधान है। इतना याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ा, क्या क्या बजट में है, ये एक बार देख लेते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 6,000 करोड़ बजट में बताया गया है, ये आप याद रखेंगे, है ना। बजट में प्रावधान कितना है? 6,000 करोड़। वार्षिक सहायता जो मिलता है वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता है, जो कि डिटेलिंग अगर आप चाहते हैं तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना अलग से पढ़ लेना, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 6,000 करोड़ प्रावधान है। महात्मा गांधी उद्योग पार्क बनाने के लिए 600 करोड़ प्रावधानित है। और महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क क्या है? जितने भी गौठान को कन्वर्ट करके बनाया जाएगा। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 323 करोड़ का प्रावधान है। चिराग योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। और भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए जो मैंने आपको बताया था कि सहायता राशि प्रति वर्ष 6,000 मिलता था, उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 7,000 प्रति वर्ष किया गया। इसके लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान है। इतना याद रख लेंगे, सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंचाई सुविधाओं का क्या क्या विकास हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 13,58,000 हेक्टेयर हो चुका है। वर्ष 2022-23 में नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। बस मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, याद रखना है ना। वर्ष 2022-23 में नवीन कार्यों के लिए, मतलब सिंचाई से संबंधित जितने भी कार्य होगा उसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। इन कार्यों से जितना भी अगर कार्य होगा तो उससे क्या होगा? 2,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता और विकसित होगी। अब अलग अलग परियोजना के लिए भी कितना करोड़ और बजट में प्रावधान है वो अगर पूछा जाए तो याद रख सकते हैं। केलो परियोजना के लिए 90 करोड़, अरपा भैंसजार परियोजना के लिए 45 करोड़, समोदा परियोजना को पूर्ण करने के लिए 14 करोड़ का बजट में प्रावधान है। वृहद एवं मध्यम परियोजना के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। और 5 HP तक के कृषि पंपों के निःशुल्क बिजली के लिए 2,600 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों के वितरण के हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है। और सौर ऊर्जा योजना के लिए 417 करोड़ का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौर ऊर्जा योजना, इन दोनों का जो बजट में प्रावधान है, जैसे 100 करोड़ और 417 करोड़, इसको एक बार ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस तब होगा, अच्छे से याद तब होगा जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे ना। MCQs को भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको MCQs के बारे में बताऊंगा। मतलब बजट के लिए जितने भी MCQs बन सकते हैं वो सब बनाकर मैं पढ़ा दूंगा। तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है। नवीन कार्य के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। सौर ऊर्जा के लिए 417 के आसपास। और 5 HP की पंपों के लिए जो निःशुल्क बिजली दिया जाता है उसके लिए 2600 करोड़। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है, ताकि 10,000 सोलर पंपों की स्थापना की जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियाँ। इसमें कैशलेस इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्या चीज़ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 7 जिलों के 43 संकुल संगठनों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैशलेस इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैशलेस इकोनॉमी किससे संबंधित? डिजिटल लेन देन से संबंधित है ना। फिर अगला है मिलाप योजना। योजना के अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम, ये योजना सिर्फ 2 जिलों के लिए है, राजनांदगांव और कबीरधाम। ये कोरोना के बाद आया, क्या है, कोरोना
कि समय जितने भी मज़दूर थे, है ना, लेबर थे, वो जैसे बाहर गए थे, फंसे हुए थे, तो उनको हेल्प करने के लिए मिलाप योजना जो है वो लाया गया। और इस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के 17,315 प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन कर उनके विकास का कार्य किया जा रहा है। मिलाप योजना के संदर्भ में अगर कभी पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि किस जिले से संबंधित है, राजनांदगांव और कबीरधाम। अगला है ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, इसके लिए 450 करोड़ का प्रावधान है बजट में। फिर अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अंतर्गत 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं और इस योजना के लिए 800 करोड़ का प्रावधान है। क्या याद रखेंगे, सिर्फ ये 800 करोड़। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके लिए 275 ग्रामों में बायो संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान है बजट में, जिसके लिए 500 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है। फिर अगला आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा। 900 किलोमीटर का सड़क, 24 वृहद पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य है और नक्सल प्रभावित जिले हैं जैसे कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, इन तीनों जगह 47 स्टील ब्रिज निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए बजट में 1,675 करोड़ का प्रावधान है। फिर अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना में 200 करोड़ ग्राम पंचायत के मूलभूत कार्य हेतु अनुदान, योजना में 260 करोड़ 2015 में ये सब लिखा हुआ है। ओवरऑल क्या है, 1,114 करोड़ का प्रावधान है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,675 करोड़ का प्रावधान है और इसमें 900 किलोमीटर सड़क का प्रावधान है कि 900 किलोमीटर तक का सड़क बनेगा। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में बजट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के लिए 1,702 करोड़ का प्रावधान है। पंचायत को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो अनुदान दिया जाएगा वो है 1,114 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़। ये सब जितने भी प्रावधान है लिखा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ लिया है। ग्रामीण रोजगार के लिए मुख्य पहल में स्थानीय उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से ब्रांड नाम दिया गया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 450 करोड़ और प्रावधान है और मिलाप योजना जो कि राजनांदगांव और कवर्धा में चलता है, इसके लिए आपको ये याद रखना कि 17,315 प्रवासी मजदूरों को पहचान कर इनके विकास का कार्य किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेशम एवं अन्य शिल्प गतिविधियाँ। पहला है मुख्यमंत्री रेशम मिशन। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककुन, ककुन का नाम है रैली, बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककुन का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। अभी क्या होता है, ये इसका कोई अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, है ना। रैली कोकून कोई भी खरीद रहा है, कोई भी बेच रहा है, इससे क्या है, बिचौलियाँ बीच में आ जाते हैं, किसानों को ठीक से पैसा नहीं मिल पाता। तो इसके लिए क्या किया गया है, राज्य में ही धागा का उत्पादन हो सके, उसका प्रसंस्करण हो सके, इसका एक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन का शुरुआत किया जा रहा है। रेशम विभाग के माध्यम से रैली ककुन का क्रय किया जाएगा और क्रय करने हेतु जगदलपुर विकासखंड के ग्राम नानपुर में, कहाँ पे, नानपुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ककुन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी, नानपुर में। और ककुन का नाम क्या है, रैली। कौन से संभाग का है, बस्तर संभाग का। संग्रहित ककुन के धागाकरण के लिए 200 स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण किया जाएगा और उनको मशीन उपकरण आदि के लिए सहायता दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। अगला टॉपिक है कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक का वितरण जो किया जाता है, इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। पेयजल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट में क्या प्रावधान है, जल जीवन मिशन। इसमें राज्य में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस योजना हेतु 1,000 करोड़ का प्रावधान है। गौठानों में 860 नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। इतना सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक सुविधाएं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है विद्यालय, उसको काफ़ी सराहा गया है और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया हुआ है। तो अंग्रेजी माध्यम में भी वर्तमान में कितने संचालित हैं विद्यालय? 171। अंग्रेजी माध्यम में 171 विद्यालय संचालित है, जिसमें से 1,35,000 बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इस वर्ष ये किया गया है कि बजट में क्या प्रावधान किया गया है, 32 हिंदी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में चल रहा है ना, उसको हिंदी मीडियम में भी चलाया जाएगा। 32 हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष के बजट में। इसके अलावा नवीन विद्यालय भवन की स्थापना की जाएगी, विद्यालयों का उन्नयन किया जाएगा, छात्रावास भवन बनाए जाएंगे, उच्च शिक्षा में भी काम किया जाएगा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की मांग के अनुसार 28 ITI में नवीन ट्रेंड प्रारंभ किए जाएंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में क्या क्या काम के लिए बजट में बात कही गई है। एकीकृत बाल विकास योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन उत्सव हो गया, नवजतन कार्यक्रम हो गया। इन सब से क्या हुआ है, विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी देखी गई है। तो ये जो रेट है, जो दर है, वो याद रखेंगे, कुपोषण में 8.7% की कमी पाई गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इसके मुताबिक राज्य में जो कुपोषण प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य में कुपोषण प्रतिशत 31.3%, वो भी वर्तमान में है, जो कि कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 से कम है। तो राज्य में कुपोषण प्रतिशत कितना है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के मुताबिक 31.3%, 31.3%। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कुपोषण मिशन प्रारंभ किया गया था। इसमें अब तक 1,72,000 बच्चों को कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकाला है और छत्तीसगढ़ महिला कोष में 30% के बजट में इस वर्ष वृद्धि की गई। कितना परसेंट? 30%। छत्तीसगढ़ महिला कोष में 30% की वृद्धि की गई, ये याद रखेंगे। और पहले ऋण की सीमा जो 50,000 थी उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया, ये याद रख सकते हैं। बाकी सब तो मैंने पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधा में कहाँ कहाँ पे अस्पताल बनेगा वो सब लिखा हुआ है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी मैं आपको सब कुछ एक बार एनालिसिस करके बता देता हूँ। खैरागढ़ में 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल बनाने का प्रावधान है बजट में। अस्पतालों में गुणवत्ता प्रमाणन, जैसे 3 जिला अस्पताल और 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 27 अस्पतालों का प्रमाणन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत किया गया है। जगरगुंडा सुकमा जिला हो गया और अहिवारा जिला दुर्ग हो गया, यहाँ पे नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए बजट में प्रावधान है। अगला टॉपिक है वानिकी गतिविधियाँ। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। कभी कभी पूछा जाता है कितने वनोपज का क्रय किया जाता है लघु वनोपज संघ के द्वारा। 65 कितना 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। कोदो कुटकी, ये जो मोटे अनाज है इसके संदर्भ में याद रखेंगे, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ये इंपॉर्टेंट मोटे अनाज है, कोदो कुटकी रागी ये सब। तो कोदो कुटकी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल एवं रागी 3,070 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा क्रय किया जा रहा है ना। बाकी जैसे धान वगैरह हो गया उसको मार्कफेड क्रय करता है, धान के उपार्जन कार्य जो है मार्कफेड करता है, लेकिन कोदो कुटकी रागी इसका कार्य कौन करता है, क्रय का कार्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के द्वारा किया जाता है। साथ ही 10,000 प्रति एकड़ जो राजीव गांधी सहायता योजना था ना, उसमें क्या होता था, जैसे धान में भी हमने पढ़ा, तो उसी तरीके से इस साल क्या किया गया, कोदो कुटकी रागी इसको भी शामिल किया गया। प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाती है। प्रदेश में उत्पादित विभिन्न स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। ठीक, कैंपा मत के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उसके लिए 300 करोड़ का बजट में प्रावधान है। उत्पादों की बिक्री के लिए 30 संजीवनी केंद्र से छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। और
भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 4 पुरस्कार मिला। वन धन योजना के तहत प्रसंस्करण के लिए 4 पुरस्कार और नवीनता और नवाचार के लिए 3 पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कार मिला, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लघु वनोपज संघन के बारे में मैंने बता दिया कि 65 लघु वनोपजों का जो क्रय है वो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नगरीय सुविधाएं। नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना की गई है। ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मिशन अमृत 2.0 के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर घर में उपलब्ध कराने के लिए मिशन अमृत 2.0 चल रहा है। मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी शहरी निर्धन परिवारों के हेतु 450 करोड़ का प्रावधान है। जल आवर्धन योजना हेतु 380 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है लोक निर्माण विभाग। मुख्यमंत्री सुगम योजना के तहत 150 करोड़ का बजट में प्रावधान है। इसमें क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री सुगम योजना में शासकीय भवन हो गया, जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, इन तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको पक्की बनाने के लिए, पक्की सड़क का निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क निर्माण योजना को लाया गया, जिसके लिए 150 करोड़ का इस वर्ष के बजट में प्रावधान है। सड़क से संबंधित अन्य कार्य के लिए भी है, जैसे कि राज्य मार्ग के लिए 228 करोड़, मुख्य जिला मार्ग के लिए इतना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है खेल एवं युवा कल्याण गतिविधि। नारायणपुर जिले में, कहाँ? नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के मल्लखम्ब कौशल निखारने के लिए, मल्लखम्ब क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का खेल होता है, जिस यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, ये होता है मल्लखम्ब खेल। तो इस खेल को निखारने के लिए मल्लखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। नारायणपुर के क्षेत्र के लोगों में ये प्रचलित है, इसलिए उस क्षेत्र में इसको निखारने के लिए मल्लखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ? नारायणपुर जिले में। उसके अलावा आगे है राजीव युवा मितान क्लब के लिए 75 करोड़ का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि। सरपंचों का जो भत्ता था 2000 से बढ़ाकर 4000 प्रति माह कर दिया गया, और पंचों का जो भत्ता है वो 200 से बढ़ाकर 500 प्रति माह किया गया। अगला टॉपिक है राजस्व एवं पुलिस प्रशासन। चिट फंड कंपनियों से जितने भी पीड़ित हैं उनको राहत दिलाने के लिए 16 अनियमित वित्तीय कंपनियां जिन्होंने किया था धोखाधड़ी, उनसे 16 करोड़ 96 लाख की वसूली की गई है, और इससे 17,404 निवेशकों को 11 करोड़ 23 लाख की वापसी करने की बात कही गई है। नारायणपुर जिले में अबुडमार क्षेत्र में 6 गांवों का पूर्ण सर्वे कर 676 किसानों को अस्थायी भू अभिलेख उपलब्ध कराया गया। तो ये सब राजस्व एवं पुलिस प्रशासन संबंधित कार्य। आगे और बढ़ते हैं। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो तथा सतर्कता एवं शिकायत सेल का गठन किया जाएगा। शहीदों के स्मारक हेतु रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? रायपुर में। क्या स्थापना की जाएगी? छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक की स्थापना की जाएगी। पुलिस मेमोरियल एवं अन्य निर्माण कार्य बजट में प्रावधान है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में हाईटेक अपराधों की जांच हेतु एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पे? रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। अब बजट में रुपया कहाँ कहाँ गया, उसमें अगर आप देखेंगे तो रुपया कहाँ गया, सहायता अनुदान में 26% सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है, तो याद रख सकते हैं। प्रतिबद्ध व्यय 40%, इसमें अलग अलग दिखा हुआ है। सहायक अनुदान की सब्सिडी, सहायक अनुदान एवं सब्सिडी इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। या ऑफिशियल पीडीएफ से स्क्रीनशॉट मैंने किया है, तो हो सकता है ये अलग से दिया है तो इम्पोर्टेंट हो जाए, पूछ दिया जाए, इसलिए मैंने अटैच कर दिया है। सहायक अनुदान एवं सब्सिडी मिलाकर 33%, मतलब सबसे ज़्यादा रुपये यहीं गया है। यहाँ पे 26 और यहाँ पे 60 है ना, तो इस तरह से सहायक अनुदान और सब्सिडी दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा जो व्यय है रुपए का वो कहाँ हुआ है, ये आपको याद रखना। 33% रुपये सबसे ज़्यादा आया कहाँ से, ये अगर आप ये देखेंगे तो भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए 16
और केंद्र से प्राप्ति केंद्र करों में राज्य के हिस्से 27। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा हुआ है केंद्र से प्राप्तियाँ 43%। बजट को फिर एक बार हम देखते हैं कि कितना परसेंटेज कुल प्राप्तियां हुआ, कहाँ से क्या क्या आया। राजस्व प्राप्तियां, राज्य का जो राजस्व है 44,500 करोड़। भारत सरकार से प्राप्तियां हैं 44,573 करोड़। अब यहाँ पे आप देखेंगे राजस्व का स्वयं का जो राजस्व है, ये तो हमने ये देख लिया 44,500 करोड़ रुपए। मतलब कुल प्राप्तियों का अगर परसेंटेज पूछा जाए राजस्व का स्वयं का राजस्व तो वो है 42.8%। ठीक है। और इसमें केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो है 27,000 और भारत सरकार से अन्य प्राप्ति हो गए 16,000। इन दोनों को अगर मिला दो तो हो जाता है 44,573 करोड़। तो भारत सरकार से प्राप्ति कितना हो गया? 44,573 करोड़। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 14,927, ये सब लिखा हुआ है। और राजस्व प्राप्तियां हैं 79,073। कुल प्राप्तियां हो जाता है आपका 1,04,000, जो शुरू में मैंने आपको बताया था। तो कुल प्राप्तियां 1,04,000 करोड़ और कुल व्यय भी हमने देखा था 1,04,000 करोड़। ठीक। तो अगले क्लास में इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है ना बजट का। अब अगले क्लास में जितने भी MCQs बन के आएंगे बजट से संबंधित MCQs, वो मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अगर आपको पसंद आया लाइक कर देना। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और फेसबुक में भी हम हैं, तो फेसबुक में आपको हमको फॉलो करिए अजय साहू ऑनलाइन क्लास करके हमारा पेज। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।